गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम सामने है। मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। 100+ प्रश्न रहेगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। नहीं देखिएगा, एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो लॉस आपको होगा। इसलिए हमारा जो है हमारा कर्तव्य है और हमारा ये दायित्व बनता है कि समय से पहले आपको इन्फॉर्म कर दे, सूचित कर दे, ताकि आप अलर्ट और सावधान हो जाए, नंबर उठाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए। यानी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आपका 15 फरवरी से है। ठीक है ना। 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में से, जिसमें से 40 बनाना है आपको। ठीक है ना। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 100+। ठीक है, 100+ क्वेश्चन रहेगा और इसमें से 40 जो आपको पसंद आए बना लीजिएगा। इसमें से समझिए 30+ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ही मिलेंगे। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, किसी भी तरह की कोई अगर समस्याएं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं जो एमसीक्यू प्रश्न लेकर के हैं हम आपके लिए। ठीक है ना। लगातार प्रैक्टिस करिए, सामने एग्ज़ाम है, हम आपका समय को वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, और जो आपके लिए बेहतर होगा मैं वही चीज़ को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, उसी प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। राइट, चलिए। तो ऑप्शन है आपके पास दहन। क्या दहन बगैर ऑक्सीजन का जलेगा? नहीं, यानी ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में दहन होता है। तो यानी जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वो आपका ऑक्सीकरण की एग्जाम्पल हो गया। दहन, भोजन का पचना। ठीक है, यानी भोजन का पचना को हम लोग इनडायरेक्ट वे में ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, ऑक्सीकरण ही कहते हैं। तो ये भी आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। दूसरी बात आ गई श्वसन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आप जानते हैं कि श्वसन आप क्या कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन है ए, सी और बी तो होगा नहीं। आपका आंसर हो जा रहा अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन, जो आप सेडिमेंटेशन जो बैठ जाता है, तो वो आपका आंसर जो हो जाएगा। प्रश्न एक का आंसर क्या होगा? अवक्षेपण। ठीक है, चलिए। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमने बताया कि विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो धातु या दो एलिमेंट तत्व आपस में इंटरचेंज करते हैं। जो मतलब मान लीजिए कि जो ए और बी है प्लस सी और डी है, तो यानी ए बी के साथ है। अब ए का समझौता किसके साथ हो जाएगा? डी के साथ। और सी का समझौता किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। यानी यही कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। यहां सिर्फ लिखा है विस्थापन अभिक्रिया, तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो जिसमें एक यौगिक होगा और एक तत्व होगा। तो इसका सीधा साधा उदाहरण जो है आपके पास कौन है? सी नंबर द करेक्ट आंसर। देखिए, एक तत्व है धातु और दूसरा है यौगिक। इसमें चेंजिंग पहले कॉपर सल्फेट था, अब जो हो गया फेरस सल्फेट और कॉपर मुक्त हो गया। यह है विस्थापन अभिक्रिया। यानी विस्थापन अभिक्रिया, देखिए एमसीक्यू के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न भी होता चला जा रहा आपका। विस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछे, कह दीजिएगा कि जब कोई यौगिक तत्व से मिलकर, यानी जब कोई तत्व यौगिक में उपस्थित तत्व को अलग करता है और उस यौगिक में अपना स्थान बनाता है, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, Fe प्लस CuSO4 बन जाएगा क्या? FeSO4 प्लस Cu, मतलब CuSO4 कंपाउंड था, यौगिक था, अब बन गया हमारा FeSO4। ठीक है, चलिए बात समझते चलिएगा बच्चों, घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस बेफिक्र और कंसंट्रेशन ईमानदारी बना करके देखिए, अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आइए अब यहीं पे बता देते, यहां जो तीन को ऑप्शन है किसका किसका। देखिए, जब एक चीज टूट करके दो या दो से अधिक चीज का देगा, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये जो है आपका वियोजन अभिक्रिया का है। जब दो यौगिक या दो तत्व मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बी नंबर जो है आपका उदाहरण है संयोजन का। डी नंबर देखिए, NaOH और HCl है, दो यौगिक है। जब दो यौगिक परस्पर में आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके आयन आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तो ये कहलाएगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, यानी
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको लेकर के आया हूं, और इससे अलग क्वेश्चन रहेगा नहीं पैटर्न। यानी बीएससीबी की हम अगर बात कर ले तो आप देखिएगा, सीबीएसई की बात हो या बीएससीबी की बात हो, क्लास 10th में लेवल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा पैटर्न बस इसी तरह से रहेगा, और ये क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल आसानी से। और जहां टफ लगेगा मैं बताते चल रहा हूं आपको, देखते चले जाएगा। चलिए ठीक, देखिए आगे। आगे आपका है, तो इसका आंसर क्या है आपका, समीकरण 3 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 2H2 + O2 यानी H2 + O2 मिलकर के बना लिया हमारा H2O। तो हमने अभी बताया कि दो चीज मिलेगा और एक नई चीज का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। हमने अभी बताया कि किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या उसी को दूसरे भाषा में उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ये याद रखिएगा। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन अलग होगा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन अलग होगा, याद रखिए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है कि वैसे रासायनिक का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। यही इंग्लिश में बात करेंगे तो ऑक्सीडाइज की बात कर लें, और जब अपचयन की बात करेंगे तो हिंदी में रिड्यूस या रिडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। हमने अभी बताया आपको कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसमें हाइड्रोजन अलग होगा, और हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, ह्रास कहलाता है। मुक्त होना ह्रास कहलाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ एक बार यहाँ सेट हो जाए उसके बाद तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सेट करना जरूरी है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन अलग होगा। ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन की ह्रास होगी, हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी आपका जो क्वेश्चन कह रहा था, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वह कहलाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ह्रास होता तो क्या कहलाता, अपचयन। आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। यानी दो बात याद रखिएगा हमेशा, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। जहां हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां से ऑक्सीजन हटेगा, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना उपचयन। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, Na2SO4 और प्लस BaCl2 ये बना रहा हमारा BaSO4 + 2NaCl। तो अभी हमने आपको बताया कि जब दो यौगिक होगा और दो यौगिक में उपस्थित जो धातु होंगे वो परस्पर एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने का मतलब कि पहले मान लो कि सोडियम सल्फेट के साथ है, अब सोडियम जो है क्लोराइड के साथ हो गया। तो बताइए पहले सोडियम कहाँ था, सल्फेट के साथ, अब सोडियम कहाँ है, क्लोरीन के साथ है। तो बताइए चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। जी आप बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। तो इसका यानी जब दो धातु आपस में एक्सचेंज करेगा, दो यौगिक होगा, दो यौगिक में उपस्थित जो धातु होंगे, तत्व होंगे, आपस में एक्सचेंज करेगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, आयंस का परस्पर एक्सचेंज होगा, इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर द करेक्ट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न क्या है, Zn + CuSO4। ठीक है, अब बना लिया आपका क्या, Zn यानी ZnCuSO4 बन रहा है क्या, ZnSO4 + Cu। हमने अभी बताया कि देखिए पहले जिंक अलग है, यहां कॉपर किसके साथ है, सल्फेट के साथ है। अब क्या होता है कि जिंक जो है कॉपरवा को भगा देता है। किसको भगाता है, कहता है कि भाग हट, कॉपर की जगह कौन लेता है, जिंक लेता है। तो जिंक अब किसके साथ हो गया, जिंक सल्फेट के साथ हुआ, और क्या मुक्त हो गया। तो बताइए इसमें कितना यौगिक है, जब एक यौगिक दिखे और एक धातु दिखे, ठीक है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये कहलाएगा विस्थापन। जब दो यौगिक होगा तो हमारा एग्जाम्पल जो होगा द्विविस्थापन का होगा, एक यौगिक होगा तो विस्थापन का होगा। ये ट्रिक भी माइंड में रखते चलिएगा। ठीक है, तो बताइए एक धातु यहाँ जिंक है और एक यौगिक है, यहाँ जिंक जो है कॉपर का जगह ले लिया तो ZnSO4 बन गया, और कॉपर को कर दिया क्या, मुक्त। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, विस्थापन अभिक्रिया। 8 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो आप अभी देखे होंगे जैसे जो खाद्य पदार्थ होता है उसको आप कहीं ढेर पे रख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वहां से उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। और किसी अभिक्रिया से उष्मा का निकलना कहलाता उष्माक्षेपी। क्या कहलाता है? उष्माक्षेपी। इसका मतलब हो गया कि खाद्य पदार्थ से कंपोस्ट का बनना एक यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। क्या होगा? इसी के इंग्लिश में बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 नंबर का आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। उपचयन वह क्रिया है, हमने अभी आपको बताया उपचयन कहते किसको है? जिस रिएक्शन में या जिस यौगिक में या जिस धातु में या जिस तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो उपचयन कहेंगे। तो उपचयन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन आप बताइए, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो बॉडी हीट होता है, वार्म अप होता है और हीट बाहर की ओर रिलीज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या होगा? उष्माक्षेपी। यानी श्वसन क्रिया जो हो गया एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपी। तो ये आप आंसर रख सकते हैं इसको, उष्माक्षेपी। सी नंबर, 10 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न है आपका क्या? CuO प्लस H2 यहां पे बना, इसको हम बता देते हैं आपको। CuO प्लस H2 है, ये हो रहा हमारा H2O और प्लस Cu बन रहा है। देखिए पहले जो है ऑक्सीजन कॉपरवा के साथ था। किसके साथ था? कॉपर के साथ था। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है मिल गया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो बताइए कि कॉपर के साथ पहले कौन था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यानी किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का अलग होना कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इसी को हिंदी में बात कर ले तो अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, सॉरी हाइड्रोजन में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। तो आप याद रखिएगा कि वैसी रिएक्शन जिसमें अपचयन की क्रिया भी हो और उपचयन की क्रिया भी हो तो एक नया नाम आता है क्या? लाल बैल, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे रिडॉक्स। क्या कहेंगे? रिडॉक्स। इसको लाल बैल के नाम से जानते हैं आप। तो यानी वैसी रिएक्शन जिसमें अपचयन भी होता हो और उपचयन भी होता हो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, शायद आपको दिख जाए। हाँ है ऑप्शन में, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका। यानी वैसी रिएक्शन जिसमें एक में क्या हो? ऑक्सीजन जुड़े और एक से ऑक्सीजन हटे, दोनों क्रियाएं एक ही रिएक्शन में घटित हो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आंसर भी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई अम्ल है HCl और प्लस कोई क्षार है NaOH। ये मिल करके क्या बनाएगा? देखिए यहाँ हाइड्रोजन का +1, Cl का -1, Na का +1, यानी हम जो प्लस लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? ये संयोजकता लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? संयोजी लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का संयोजी होता है 1, Cl का होता है -1 और सोडियम का भी संयोजी होती है +1 और OH का हाइड्रोक्साइड इसका भी माइनस संयोजी 1 होता है। तो इसका जो प्लस है इसके माइनस से मिल जाएगा। तो H प्लस और OH मिलकर के क्या बना लेगा? H2O। और इसका प्लस Na+ इसके माइनस से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए? हम जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। ये याद रखिएगा, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में। तो आपको बन गया NaCl और NaCl किसका फॉर्मूला होता है? तो आपको पता है, बिल्कुल आपने सही कहा, NaCl लवण का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? लवण का फॉर्मूला होता है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? लवण। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, एक होता अनबुझा और एक होता बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम कहते हैं, जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहिए। ठीक है, और अनबुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO, क्विक लाइम। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुझा हुआ चूना पूछा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक, आइए, निम्न में कौन भस्म नहीं है?
भस्म बोले तो बेस, यानी भस्म जो है हम लोग बेस को कहते हैं, क्षार को कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में NaCl जो है, NaCl आपका सॉल्ट है, ये क्षार नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है सब के सब क्षार है, बेस है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो कौन अम्ल है, तो ये पकड़ा जा सकता है, H2SO4 अम्ल है। और H2SO4 के बारे में मैं बता दूं, इसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल। यानी आपसे पूछा जाए कि रसायन का राजा कौन होता है, तो रसायन का राजा H2SO4 होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब राजा है तो रानी भी होगी, तो रसायन की रानी कौन है? रसायन की रानी नाइट्रिक एसिड है, HNO3। कौन है? HNO3। और यही HNO3 को मिला दिया था किससे? HCl से, तो बनता है एक्वा रेजिया। क्या बनता है? एक्वा रेजिया। और इसमें जो रेशियो होता है HNO3 और HCl का 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1। इसी रेशियो को हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी, फेनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज। तो आपका प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना, नेचुरल इंडिकेटर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड, ऑक्सीजन यानी अधातु जो भी है, मतलब मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के मिल करके क्या बनाएगा? CO2। तो अधातु जो होता है ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्साइड बनाता है, जो बाय नेचर कैसा होता है? अम्ल होता है। यहीं पे कुछ ऐसा भी है जो न्यूट्रल है, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। वो कौन कौन है? याद रखिएगा, CO, N2O, ये जो है आपका न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, ये याद रखिएगा। उदासीन, आपसे पूछेगा कि उस ऑक्साइड का नाम बताइए जो न्यूट्रल है, तो आप ही नाम रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग दूसरा भी नाम से जानते हैं, कौन सा? लाफिंग गैस, हास्य गैस के नाम से जानते हैं। हास्य गैस मतलब हंसाने वाली गैस। अगर इसको रूम में छोड़ दीजिएगा तो जितने लोग अगर रहेंगे वो हंसते हंसते दम तोड़ लेंगे, इतना हंसी आएगी। ठीक है, चलिए आइए, तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो यहीं आपसे अगर प्रश्न ये पूछे कि क्या धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा। और इसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना ही तो यानी उसको क्षारीय कह सकते हैं और ना ही अम्लीय, मतलब क्षारीय भी कह लीजिए और अम्लीय भी कहिए। इसी को हम लोग कहते हैं उभयधर्मी, जो दोनों का रूप धारण करता हो, क्षार भी और अम्ल भी, उसको हम लोग उभयधर्मी कहते हैं। और उभयधर्मी का एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम, Al2O3 ZNO। ठीक है ना, ये आपका जो है उभयधर्मी का ऑक्साइड है। बेरियम यानी बेरियम ऑक्साइड जो है आपका बोरॉन P2O3। ठीक है ना, बोरॉन ये भी आपका उभयधर्मी है, मतलब एम्फोट्रिक है। यानी एम्फोट्रिक कहने का मतलब वैसा रिएक्शन या वैसे ही यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों का रूप धारण करता हो, वैसा तत्व जो दोनों का रूप धारण करता हो, उसी को हम लोग एम्फोट्रिक कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड हमने अभी आपको बताया कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। तो इसमें पकड़िए धातु कौन है? तो धातु यहाँ सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक जान रहे हैं आप क्या? जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। और सल्फ्यूरिक का H2SO4। ठीक, यहां से प्लस, यानी एक सोडियम का एक प्लस होता है तो दो को सोडियम, सॉरी एक हाइड्रोजन का एक प्लस होता है तो दो हाइड्रोजन का कितना प्लस? दो प्लस। और जिंक जब रिएक्शन करेगा तो जिंक का भी कितना चार्ज होता है? वैलेंसी +2 होता है। तो ये भगा देगा हाइड्रोजन को और बना लेगा क्या? ZnSO4। क्या बनाएगा? ZnSO4। और क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन। तो ये जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। और क्या रिलीज किया? हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। हाइड्रोजन गैस क्या किया? मुक्त किया। तो आपसे पूछ रहा था कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, चलिए
आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है प्रयोग किया जाता है दीवारों की सफेदी के लिए, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपका ये फॉर्मूला आपका ये हो गया, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो इसमें है हरा रंग दिखेगा। क्या दिखेगा, हरा रंग दिखेगा। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। तो ये याद रखिएगा कि ना ही अम्ल हो और ना ही क्षारीय हो। तो लिटमस का जो अपना कलर होता है वो बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। ठीक, NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है और उसका दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता था। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक बेस है और मिथाइल ऑरेंज में मिलाने पर क्या हो जाता है, ये जो है आपका ब्लू कलर हो जाता है, नीला कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किससे रिएक्ट करता है, जिंक से अभिक्रिया करता है। तो जिंक से अभिक्रिया करके, तो इसमें आप याद रखिएगा सोडियम जिंकेट बनाता। क्या बनाता, सोडियम जिंकेट बनाता, क्योंकि जिंक जो है सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक जो है क्रियाशील में सोडियम से कम होता है। तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम Na जिंकेट ऑप्शन है। Na2OZN बनाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, यानी इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहेंगे। और इसका आंसर क्या है आपका, ये आपका सी नंबर में जो ऑप्शन है आपका सोडियम जिंकेट, यानी ए नंबर में है। क्या है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है लाइकेन से। कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से। लाइकेन समझते हैं, अलगी और फंगी का सिम्बायोटिक होता है, मिल करके जो बना होता है उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, ये याद रखिएगा। यहीं से अगर आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ दे तो CaSO4 × ½ H2O, ये याद रखिएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा बोले तो वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ये ऑप्शन आपका बी नंबर में है, करेक्ट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो कौन लवण है, तो देख लीजिए आपका लवण जो है, लवण पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है आपका, ये बेस है, ये एसिड। K2SO4 जो है आपका, K2SO4 ये आपका लवण हो गया। ठीक है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यह याद रखिएगा जिप्सम को, यानी जिप्सम को क्या है, जिप्सम को गर्म करिएगा। तो सॉरी, इससे पहले जो हम फार्मूला बोल गए गलत बोल गए। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इसको जब हीट करते हैं तो ये बनता हमारा पॉप। जब हीट करते तो क्या देता है, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, यानी जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। चलिए, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खरिया बोला जाता मार्बल को, मतलब चूना पत्थर को, और चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर जो है मार्बल को ही बोलते हैं, और चूना पत्थर जिसको कह लीजिए आप, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। राइट, चलिए अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा बोला जाता है ब्लू विट्रोल को। किसको बोला जाता है, ब्लू विट्रोल, और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, इसी को बोला जाता है ब्लू विट्रोल। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलेंगे, नीला थोथा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, CuSO4 × 5H2O इज द करेक्ट आंसर।
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र तो आपको पता ही होगा, C12H22O11 होता है। बहुत बच्चे महान आत्माएं भी हैं, शुगर और ग्लूकोज में फर्क ही नहीं समझते हैं। चीनी का फॉर्मूला पूछ रहा है, बता देंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C12H22O11, यानी ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 होता है। और क्वेश्चन देखेंगे और क्विक आंसर मारेंगे ग्लूकोज वाला पे। यहाँ पूछा है चीनी, मारेंगे ग्लूकोज और बाहर में आके ढम सीकर गिर जाएंगे, हमने क्या गलती कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा जब अगर आपको लगे कि विद इन सेकेंड में आंसर आ रही है ना, तो थोड़ा वहाँ होल्ड करें। हो सकता है कि कोई लोचा होगा, ठीक है ना कुछ लोचा इसमें फंस रहा होगा। तो जब भी आपको लगे कि इंस्टेंट यानी क्विक आंसर हो रहा, तो एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो गलती करने से बच जाइएगा, और नहीं पढ़िएगा तो फिर देन मार करके आ जाइएगा। क्या करना है इसमें, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब हेट्रो, अलग, बिल्कुल अलग। देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर, खरिया, ये तीनों एक है। खरिया का भी फॉर्मूला CaCO3, चूना पत्थर का भी फॉर्मूला CaCO3, संगमरमर का भी फॉर्मूला CaCO3, तो ये तीनों एक है, तो इसको हम लोग कहेंगे समजातीय। इस तीनों से जो अलग होगा उसी को हम लोग कहेंगे विजातीय। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तीनों से अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। चलिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, यानी आप याद रखिएगा कि जब क्लोराइड यानी क्लोराइड का किसी कंपाउंड में रिएक्शन करने पर आयनीकरण, क्लोराइड का आयनीकरण हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर अभिक्रिया, क्लोर रिएक्शन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें आपका जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये आपका धोबन सोडा वाशिंग सोडा से दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देखेंगे फॉर्मूला गलत है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको, बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसको हम लोग नाम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का ही दूसरा नाम है बेकिंग सोडा, जिसे खाने में यूज किया जाता है, ठीक। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा एस का जो है, बेकिंग सोडा को ही आप क्या कह लीजिए, सोडा एस कहिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? NaHCO3 आपका सोडा एस हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? फिर वही बात आ गया, विजातीय पूछ रहा है। तो विजातीय के जानने के मतलब कि आपको वो पकड़ना पड़ेगा कि आखिर कॉमन नेम और भी किसी का, जैसे अगर खरिया की बात कर दे तो खरिया चूना पत्थर को बोला जाता है, चूना पत्थर बोल दिया जाए तो वही खरिया है। संगमरमर बोल दिया जाता है चूना पत्थर को ही, मार्बल को ही हम लोग संगमरमर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो यानी आपका जो है 9 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा इसका। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, धातु इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव बनाता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन धनात्मक कहते हैं, ठीक है। विद्युत धनात्मक। और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव बनाता है, जिसको हम लोग विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, धातु विद्युत धनात्मक, अधातु विद्युत ऋणात्मक। आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाना, तो यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक कौन बनाएगा? धातु बनाएगा। तो धातु पॉजिटिव वाला चार्ज होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, तो ये ऐसे याद रखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको बनना है अक्रिय, इसके बगल में अक्रिय जो है नियोन, नियोन को होता है 10। सोडियम को ऑक्सीजन को अक्रिय बनना है, तो हम चाहिए कितना? 2। यानी अक्रिय बनने के लिए किसी तत्व को जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। क्या है? 2। यहीं पे सोडियम की बात कर लिया जाता, तो सोडियम की संयोजकता है 1। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन की है 1। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन की संयोजकता है 3, ये याद रखिएगा। और यही सल्फर की बात किया जाए तो सल्फर की संयोजकता है 2, ठीक है। क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन का है 1। फ्लोरीन की बात किया जाए तो फ्लोरीन का ही 1, ठीक है। इतना बता दी, नहीं में से क्वेश्चन रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सोना की परमाणु संख्या जो होती है, सोना की परमाणु संख्या 79 है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस उसको कहते हैं जो आसानी पूर्वक रिएक्ट ना करता हो, जिसको हम लोग नोबल गैस के रूप में से जानते हैं। नोबल गैस के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि नोबल गैस को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। और नोबल गैस का जो है समूह जो है 0 समूह है या 18वां समूह है।
और बल्ब में जो गैस फिल होता है, याद रखिएगा उसमें हाइड्रोजन ही मतलब अक्रिय गैस ही होता है। उस अक्रिय गैस में कौन, आर्गन को बल्ब में गैस के रूप में फिल किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो आपका अक्रिय गैस पूछा है तो हीलियम हमारा जो है अक्रिय गैस हो जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब अक्रिय है। गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक बोलते हैं सल्फर को, और सल्फर की परमाणु संख्या होता है 16। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाता कि संयोजक सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, तो सल्फर की संयोजकता होती है 2। लोहे की बात करें तो लोहे की परमाणु संख्या है 26। लोहे की परमाणु संख्या कितना है, 26। सोडियम की परमाणु संख्या की बात करें तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार होता है 23। अगर यहीं पे आपसे बात पूछ दिया जाए कि सोडियम का संयोजकता कितनी होती है, तो याद रखिए अभी मैंने बताया आपको, हाँ क्या, बिल्कुल आपने सही आंसर किया, 1 होती है, बिल्कुल। चलिए 8 नंबर, यानी क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए बाह्यतम KLM। के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एल में कितने, 8। आपके पास पूछा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। तो यहां तक तो 10 हो गया, बचा कितना, 7। तो यहाँ ये 7 कहाँ जाके कंप्लीट हुआ, एम में। बताइए यहां से शुरू करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, ये भी अंदर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो यानी क्लोरीन के बाह्य कक्ष में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में कितना रह सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², यानी अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में किसी सेल में कितना रहेगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2n², जहां n क्या है, यहाँ पे कोषों की संख्या मतलब कक्ष की संख्या n है। यानी अगर हम लोग k की बात करें तो k में कक्ष कितने होते हैं, ये है k वाला, तो k में घर कितना, एक घर है। l की बात करें तो l तक कितना घर हो जाएगा, 1 और 2 घर हो जाएगा। m की बात करेंगे तो m तक कितना घर, 1 2 3 घर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि m कोष में अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा 2n²। n की बात किया है, किसका, m की बात किया, तो m में कोष कितना है, 3 है, n का वैल्यू रख दीजिए 3। 3 का स्क्वायर कितना, 9, और कितना से इंटू करना, 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 9, इसका मतलब 18, ये 18। यानी m कोष में 18 इलेक्ट्रॉन। यही बात किया जाएगा n का, तो n है हमारा, यानी l में बात करेंगे, l में, तो l में हमारा कोषों की संख्या कितना है, 2। तो n का वैल्यू रखिएगा 2, तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 8। वही बात हमने बताया था आपको कि l में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक, क्या कहते हैं, आयनिक कह लीजिए, या इलेक्ट्रॉन यहीं पे विद्युत संयोजी कह लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है तो उसको हम लोग सहसंयोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, सहसंयोजी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत संयोजी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, याद रखिएगा। तो आयनिक यौगिक जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनता हो, यहां धातु और अधातु के बीच जो भी कंपाउंड होगा, यानी धातु और अधातु मिलकर के कंपाउंड बनाएगा वो आयनिक होगा। अधातु मिलकर के बनेगा वो आपका सहसंयोजी होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा आयनिक, तो आयनिक पकड़ने का तरीका कि आयनिक कौन होगा, तो देख लीजिएगा कि जब धातु का सम्मेलन यानी धातु का मिलन किसी अधातु से हो रहा है तो आपका आयनिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आयनिक कहलाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न में आते हम लोग। जस्ता का अयस्क है, यानी जिंक का जो अयस्क होता है उसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS, ठीक है। वहीं पे आपका जो क्या कहते हैं सीसा है, सीसा का जो है अयस्क होता है क्या, बोलिए, सिनेबार, PbS, ठीक। चलिए बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ये याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है Al2O3। पारे का अयस्क कौन है, तो पारे का अयस्क किसको कहते हैं हम लोग, बोलिए। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का, हेमेटाइट तो आपका लोहा का, मैग्नेटाइट लोहा का। तो यहाँ पे आ गया सिनेबार, HgS सिनेबार, ये आपका मरकरी का है। मरकरी का जो और है अयस्क है उसका नाम क्या है, सिनेबार, HgS, ठीक है। चलिए जिंक ब्लेंड में निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो अभी आपको मैंने बताया जस्ता का जो है
अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड, फार्मूला क्या होता है जेडएनएस, क्या होता है जेडएनएस, मतलब जिंक ब्लेंड किसका है, जिंक ब्लेंड जो है जिंक का अधातु है, सॉरी अयस्क है। ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट की बात कर रहा है तो ये क्यूपराइट जो है कॉपर की अयस्क है। किसकी अयस्क है, कॉपर की अयस्क है क्यूपराइट। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है HCOOH। इसी को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। जो चींटी जो डंक काटती है, यानी लाल चींटी का जो काटने पर जो पेन होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड, और उसी फॉर्मिक एसिड का नाम पड़ता है मेथेनोइक अम्ल भी, तो ये याद रखिएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है, तो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर संभव है। एक है नॉर्मल साधारण स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है आइसो, दूसरा क्या है आइसो ब्यूटेन, और एक है नॉर्मल ब्यूटेन, ये याद रखिएगा। यानी ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर संभव है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो समावयवी। समावयवी का मतलब ये हुआ कि परमाणु यानी जो है परमाणु फॉर्मूला जो होगा, परमाणु संख्या सेम होंगे, परमाणु सूत्र जो होगा सेम होगा, बट उसकी बनावट जो होगी, संरचना होगी, अलग अलग होगी। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म, मतलब आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट, यानी सेम पार्ट का होगा बट बनावट अलग अलग होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर। ठीक है, ये याद रखिए कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे समावयवी। ठीक है, चलिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो आंसर क्या हो जाएगा C6H6। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को हम लोग जो है इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं C2H5OH, इसी को कहते हैं हम लोग इथिल अल्कोहल, और इसी को हम लोग मेथनॉल भी कहते हैं, सॉरी इथेनॉल। क्या कहते हैं इथेनॉल कहते हैं, और अल्कोहल के भी नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, OH यानी जिसमें OH लगा रहेगा तो OH का इंडिकेशन, OH का सूचक होता है अल्कोहल समूह से। किससे, अल्कोहल समूह से। तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा अल्कोहल। क्या है अल्कोहल। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसी को हम लोग कहते हैं असंतृप्त। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एकल आबंध हो, उसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त। ये याद रखिएगा। इंग्लिश में बात कर ले तो कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड असंतृप्त की बात करेंगे, और जब कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसी को हम लोग संतृप्त कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं इथीन, यानी इन बोलते हैं, लगेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम लोग आइन। क्या बोलते हैं आइन। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एन। यानी आपको पकड़ने का तरीका, यानी जब कोई नाम कंपाउंड होगा उसके नाम के लास्ट में अंत में अगर इन होगा तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं 1 या 2 डबल बॉन्ड जरूर उपस्थित होगा, तभी इन लग रहा है। अगर नाम के लास्ट में आयन लग रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर है। अगर कंपाउंड के लास्ट में एन लग रहा है एन, तो समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। उसी के नाम से पकड़ने का तरीका। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये देख लीजिए CH4 में, इसको CH4 को हम लोग कहते हैं मेथेन, C2H6 को कहते हैं हम लोग इथेन, C2H4 को कहते हैं हम लोग इथीन, यानी कहा गया इथीन, इन लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। हमने अभी आपको बताया कि डबल डबल यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड होगा, असंतृप्त कहलाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा C नंबर इज द करेक्ट आंसर। CnH2n मतलब इन का जो फॉर्मूला होता है, इनका यानी डबल बॉन्ड लगेगा तो इन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, यानी इन का फॉर्मूला होता है CnH2n, या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां लगेगा आयन, और आयन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का लगता है मतलब एन, एन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, H2n+2। ठीक है, एन जहां लगेगा तो इसका मतलब फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है,
और H2N यानी दो, यानी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन की संख्या अगर बात करें तो जैसे मान लिया जाए CnH2n है और ये +2 है, तो ये पूछेगा कि +2 कहाँ ऐड होगा, तो ये +2 जो है हाइड्रोजन की संख्या में जुड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या में जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। जहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन। अल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। अल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n। और अल्काइन का सूत्र क्या है, CnH2n-2, ये याद रखिएगा। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहलाएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहलाएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग अल्केन कहेंगे, और अल्केन वाले को हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, अल्कीन और अल्काइन को हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। ठीक है, तो CnH2n किसका फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपने सही कहा, अल्कीन का फॉर्मूला है। क्या है, अल्कीन का फॉर्मूला है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये याद रखिए। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा अति क्रियाशील कौन है दोनों में, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में, तो याद रखिएगा अल्केन जो है कम क्रियाशील है, अल्कीन और अल्काइन अति क्रियाशील है। तो आप पकड़िए नाम में, ज्यादा क्रियाशील पूछा है तो ये हमारा जो है CH4 अल्केन ग्रुप है, C2H6 अल्केन ग्रुप है, C2H4 ये आपका क्या है, C2H4 को क्या बोलेंगे, इथीन, ये आपका जो है अल्कीन ग्रुप का है, और अल्कीन ग्रुप अति क्रियाशील होता है अल्केन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो हमने अभी आपको बताया कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो हमारा असंतृप्त होगा, नाम से पकड़ना होगा, लास्ट में N आएगा तो हमारा संतृप्त है। यहां है मीथेन, मतलब अंतिम उच्चारण जो हो रहा है N से हो रहा है। ये हमारा एथेन, अंतिम उच्चारण जो हो रहा है हमारा N से हो रहा है, यानी अंतिम जो हो रहा है, लास्ट जो वॉइस हो रहा है, एंड हो रहा है N पर। यही बात कर लेंगे इथीन, तो यहाँ पे हमारा बोलने इथीन यानी इन से इंड हो रहा है, तो ये हमारा असंतृप्त होगा। क्या होगा, असंतृप्त होगा। यानी तरीका कोड पकड़ते चले जाइएगा बस, यानी इससे बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन का भी दायरा फिक्स है, और जो मैंने लाया हूं क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन ही लाया हूं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अल्केन, मैंने अभी बताया आपका कि अल्केन का सूत्र क्या होता है। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो अल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ठीक, प्रोपेनॉन, यानी प्रोपेनॉन, ओ नॉन लग गया है, मतलब ओ ए नहीं आ रहा है लास्ट में, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। क्या है, कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप इधर और इधर कुछ होगा, कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, या हो सकता है इधर भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो, ये हमारा कहलाता है कीटोन ग्रुप। तो ये आपका C नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पे बात कर लीजिए, 13 नंबर दिया है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपका दिया है, यानी क्या दिया है, स्ट्रक्चर आपका इस तरह से दिया है। जब देखिए एंडिंग में हमारा इसको देखिए मिलाइए, तो ये हमारा बन करके हो जाएगा क्या, CHO, और CHO को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये जो हमारा ग्रुप है 13 का, यानी 13 नंबर क्वेश्चन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड का संरचना क्या हो गया, CHO। ठीक है, यहीं पे कार्बोक्सिलिक की बात कर लेता, तो कार्बोक्सिलिक का कुछ सूत्र ऐसे होता, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH जुड़ा रहेगा, इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें जो है कितने कोवैलेंट बॉन्ड पूछा है, C3H8। तो तरीका मैं बता दूं आपको, कैसे बताइएगा। देखिए C3H8 स्ट्रक्चर बना लीजिए, 3 गो कार्बन है, 8 गो हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। देख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन धातु और अधातु अधातु के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, इसमें 10 सहसंयोजी बंद हो गया आपके। देखिए 10 संयोजक बंद हो गया आपके, कितने हो गए 10, यानी कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 8। और देखिए यहाँ पे एक कार्बन, ये जो है बॉन्ड हमारा 2 हाइड्रोजन जो हमारा कॉमन है, 2 बॉन्ड क्या है, कॉमन है, तो 8 हाइड्रोजन बाद जोड़ लीजिए,
और 3 कार्बन रहेगा तो उसमें 2 कॉमन जोड़िएगा, मतलब 8 हाइड्रोजन, 2 ऐड कर लीजिए। अगर यहीं पे आपका 10 को हाइड्रोजन रहता, C4H10 की बात करता, उसमें कोवैलेंट पूछ देता, तो 10 तो ऐसे रहेगा, उसमें 2 कार्बन वाला जो कॉमन है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएंगे 12। चलिए अगला प्रश्न में आइए। अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या, अल्काइन कह रहा है, तो अल्काइन का सूत्र क्या होता है, अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अल्काइन का सूत्र क्या होता है CnH2n-2, इसी को हम लोग अल्काइन कहते हैं, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आइए। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक जो है, बोलिए, मेटलॉइड है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या क्या होती है, 36 हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्या बोलते हैं, ऐसे। तो बताइए क्या गो होता है, ये वाला लाइन हमारा आवर्त देता है, क्या देता है, आवर्त देता है, तो ये 7 गो होता है। कितना होता, 7 होता है, ये याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, यानी 36 लाइन जो होता है 7 होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग सदस्य मतलब समूह 1 का बात कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात कर रहा है। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यानी पहला ये धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड बाय नेचर कैसा होता है, बाय नेचर जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, बाय नेचर क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा। यानी धातु ऑक्साइड बाय नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 2n², यानी किसी कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n², तो आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म था, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व का सजाया गया था परमाणु संख्या के आधार पर, किस पे, परमाणु संख्या के आधार पर, बी नंबर द करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज होता है, यानी जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु साइज, एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज वो डिक्रीज करता है, क्या करता है, घटता है, ये याद रखिएगा। और वही बात कर लिया दाईं से बाईं ओर आने पे तो साइज बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, ठीक। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ की बात कर रहा है, तो ऊर्ध्व स्तंभ की बात वर्टिकली लाइन की बात कर रहा है, तो ये वर्टिकली लाइन है। और वर्टिकली लाइन जो होता है 18 होता है, कितना होता है, 18। उसी लाइन को हम लोग समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो इसी को आप ऊर्ध्व स्तंभ, मतलब देखिए जटिल कितना, इसी को अगर वर्टिकल कह दिया जाता कितना सरल इंग्लिश हो जाता, और हिंदी सबसे टफ बना दिया ऊर्ध्व स्तंभ, ठीक है। चलिए 1 पिकोमीटर जो होता है 10 के पावर -12 मीटर होता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, देखिए उधर स्तंभ हो गया, यहाँ उदग्र कह दिया है, तो उदग्र जो बोला जाए वर्टिकल लाइन को ही कहा जाता है, सीधी रेखा को, और उसको हम लोग समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, वर्ग कह लीजिए आप। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि अक्रिय गैस को जो है, अक्रिय गैस को शून्य ग्रुप में रखा गया है, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, शून्य ग्रुप कह लीजिए या 18 ग्रुप कह लीजिए, उसमें रखा गया है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। निकुलियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी, तो निकुलियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधे में जो भोजन है स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ठीक है। चलिए और टिश्यू के बारे में अध्ययन कहलाना हिस्टोलॉजी। पित्तरस कहां से स्रावित होता है, तो पित्तरस जो है लीवर से स्रावित होता है, यकृत से। आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, यानी ट्रिप्सिन करता क्या है, प्रोटीन का पचाता है, तो याद रखिए प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो याद रखिए कि मुख गुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, प्रोटीन और मांस का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का वो भी कितना प्रतिशत, मात्र 30%। निम्न में स्वपोषी कौन है, तो जो खुद से भोजन बनाएगा उसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसका मतलब सब चाहिए इनमें से, ठीक। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है,
तो पौधे का रंग जो है हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और अगर आपसे इसमें थोड़ा क्वेश्चन एडवांस कर दे, अगर कहेगा कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा धातु, तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है और साथ ही साथ जिंक भी पाया जाता है। ठीक, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो है क्या पाया जाता है बताइए, स्पर्शक, मुख, तंत्रिका और मस्तिष्क। मस्तिष्क नहीं पाया जाता है बट तंत्रिका पाया जो है आपका क्या कहते हैं, स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है, बोलिए, अंतःग्रहण होता है। क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पौधे में होती है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन जो है सीडोपोडिया के द्वारा पकड़ता है, कुटपाद द्वारा। याद रखिएगा, सीडोपोडिया को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, कुटपाद। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करने वाला को हम लोग लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपेज। वसा पर अभिक्रिया करने वाले को क्या बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। आप किसको क्या कहते हैं, घेंगा रोग कह लीजिए या गोइटर कह लीजिए। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में जो है पोषण की विधि ये सड़े और गले चीजों को लेता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मृतपोषी कहेंगे। क्या कहें, मृतजीवी, मृतपोषी है ये। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन जो है, दंत मंजन पराया होता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। ये याद रखिएगा कि दांत का जो सड़न होता है अम्लीय होने के कारण 5.5 से जब उसका पीएच वैल्यू घटने लगेगा तो दांत का सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यानी यहां तक आपका MCQ मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 100 से ज़्यादा एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप एक बार जरूर देखिएगा, स्पीड बढ़ा करके देखिए, स्पीड कम करके देखिए, घटा करके देखिए, फायदा आपको होने वाला है, निश्चित रूप से होगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक, अपने साथियों तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।